नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और अभी हम पढ़ेंगे ITER के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, या जिसे हम हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकी प्रायोगिक संयंत्र। तो हुआ ये है कि अभी हाल ही में यानी कि 28 जुलाई 2020 को ITER अपने असेंबली चरण में प्रवेश करता है। और ITER ने ये एक बयान जारी किया कि 35 वर्षों के बौद्धिक चिंतन और योजनाओं और तैयारियों के बाद ITER असेंबली की शुरुआत हो रही है और इसमें 5 वर्ष का समय लगा। मतलब ये कि ITER, अगर हम इसकी बात करें, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में ही कर दी गई थी, जब कुछ सुपर पावर कंट्री जिसमें रूस और जापान, यूरोपीय संघ, ये सब शामिल थे। और इसमें ये लोग पैसा खर्च कर रहे थे, साथ ही साथ तकनीकी योगदान भी दे रहे थे। तो इनका सोचना ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे बिजली उत्पन्न करने में कम से कम एनर्जी लगे, और पैसा खैर जो भी लगे वो तो लगा ही, बहुत ही ज़्यादा महंगा था ये। तो कम से कम ऊर्जा के उपयोग से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। तो इसका जो और इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो ITER है, यानी कि ये जो प्रयोग चल रहा है और जिसके पहले चरण में ये प्रवेश कर गया है, इसमें 50 मेगावाट बिजली को खर्च करके 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा एक परियोजना था जिस पर कार्य चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। और शुरू में हालांकि ये अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2019 तक ये अपने फर्स्ट असेंबली में पहुंच जाएगा और 2022 से उत्पादन चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी लेट हुआ, लेकिन फिर भी सही है। तो अभी यानी कि 28 जुलाई 2020 को असेंबली चरण में प्रवेश किया। और अगर हम ITER की बात करें तो ये संलयन ऊर्जा पर आधारित है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाना है। अब संलयन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो देखिए, ऊर्जा 2 प्रकार से होता है। एक तो संलयन के थ्रू प्राप्त होता है, दूसरा विखंडन के थ्रू। अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो संलयन ऊर्जा जो कि सूर्य में होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल बराबर ही होगा कि धरती पर एक दूसरे सूरज का निर्माण किए जाने की तैयारी चल रही है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताप लगना है, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, तो आइए हम इसमें बात करेंगे आगे। तो जैसा कि बताया आपको कि ये संलयन ऊर्जा पर आधारित होगा और इससे विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ ये एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे कि दक्षिणी फ्रांस में बनाया गया, यानी कि फ्रांस शहर में इसको स्थापित किया गया था। और इसका बैकग्राउंड आपको बताया कि वर्ष 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ITER के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संलयन ऊर्जा की तकनीकी और वैज्ञानिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया जाए। और ये परियोजना में 7 देश शामिल हैं। तो देखिए, वर्ष 1999 तक USA इसमें शामिल था, और वर्ष 1999 में USA निकल जाता है, फिर बाद में शामिल होता है। और वर्ष 2003 में दक्षिण कोरिया और चीन शामिल होते हैं, और वर्ष 2005 में भारत को इसमें शामिल किया जाता है। तो टोटल इसमें जो सदस्य देश हैं वो 7 हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन, चाइना, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, USA, भारत, ये सभी इसमें सहयोग देते हैं अपना। और 6 दिसंबर 2005 को भारत इसका पूर्ण सहयोगी सदस्य बनता है। पूर्ण सहयोगी सदस्य की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत तकनीकी सहयोग देगा, साथ ही साथ वित्तीय सहयोग देगा, और जब कार्यक्रम ये पूरा हो जाएगा तो भारत को भी इसका बराबर लाभ मिलेगा। और अगर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें ITER की, तो जो इसमें जो पैसा लगना है, तो इस पैसे में 45% हिस्सा यूरोपीय यूनियन के द्वारा वहन किया गया है, और बाकी जो 55% बचता है वो 6 देशों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। और ITER की अगर हम काम करने की बात करें तो ये काम कुछ ऐसे करेगा कि इसका जो आधार है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्लाज्मा को नियंत्रित करना है। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है, और इस चौथी अवस्था में, जो कि बहुत ही उच्च तापमान पर स्थित
तापमान पर विकसित होती है और इस अवस्था में यानी कि प्लाज्मा अवस्था में जो परमाणु होते हैं ये आवेशित कणों में खंडित हो जाते हैं। और ITER के लिए रूस के द्वारा एक टोकमैक को विकसित किया गया है। तो टोकमैक जिसमें ये पूरा क्रिया संपन्न किया जाएगा, तो ये एक बेलनाकार संरचना होता है जिसमें अतिचालकता पर आधारित चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो टोकामैक बनाया गया है, अब तक जो विश्व में जितना भी बड़ा संरचना है किसी मशीन का, ये उसका दुगना संरचना है, तो बहुत ही बड़ा है। और इसमें जो ताप है, ताप का बहुत ही ज़्यादा इसमें ताप रहेगा संलयन को प्राप्त करने के लिए। तो जो ताप का लेवल है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता रहेगी और उसका उपयोग किया जाएगा इसमें। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि ITR से फ़ायदा क्या होना है। तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग से नहीं लगाया जाएगा। और ये जो संयंत्र है इससे ठोस नाभिकीय अपशिष्टों का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा से जो हम विद्युत बनाते हैं, तो उसमें चूँकि नाभिकीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं जिनका प्रबंधन एक बहुत ही बड़ा चुनौती होता है, लेकिन इस संलयन ऊर्जा में ऐसा कोई चुनौती नहीं रहेगा। साथ ही साथ इसकी जो उत्पादन क्षमता है और कार्य क्षमता है वो पारंपरिक अन्य चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो इसकी स्थापना करना है और जो इसका उपयोग है, इस संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है। तो ये था ITR की बात। और ITR के जैसे बताया आपको, इसमें 7 सदस्य संस्थान देश शामिल हैं। और अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कौन से संस्थान कर रही है, तो उसमें शामिल है बार्क, उसके बाद साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और तीसरा है IPR जो कि अहमदाबाद में यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि भारत की तरफ से ITER में 3 संस्थाओं के द्वारा मदद दिया जा रहा है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि कोलकाता में स्थित है, और IPR की बात करें तो ये अहमदाबाद में स्थित है। तो ये था ITR के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।